नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। हमने क्या करा था, 15 चैप्टर स्टार्ट करा था, उसका पार्ट पार्ट जो वन है उसका कंप्लीट कर दिया हमने। लास्ट में कुछ प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से थोड़ी छोटी बॉडी बनी है, मगर कीप इट अप, हम आगे बढ़ते हैं उस चीज को लेके हुए। अभी तक जो हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सेक्शन 22, जिसमें था कि लायबल कौन कौन पर्सन लायबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23, किन किन पर्सनों की लायबल, कौन कौन पर्सन लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर हमने पढ़ा था 24 में यह पढ़ा था कि किन किन पर्सनों को कंपलसरी कि उसने रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। फिर हमने 25 पढ़ा, जिसमें रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट दी हुई थी। उसी से रिलेटेड एक और चीज पढ़ी है हमने, द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किस दिन से उनका जो डेट है उस दिन से मान लिया जाएगा कि वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो आईटीसी अवेल कर सकते हैं, वो टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा दिन होगा। नाउ इन द केस एप्लीकेशन इज सबमिट विद इन 30 days, यहाँ पे ध्यान देंगे दो चीज विद इन 13 days the person become the liable to register, he shall be the date on which the person become liable. Simple. Now in case application submitted within a 13 day of a person become liable to register, he shall be the date on which the person become liable for the registration. मान लिया जाए, जैसे मैंने बताया था 13 जून को क्या होता है, उनका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा चला जाता है, 40 लाख से ज्यादा चला जाता है। उन्होंने 15 जून को क्या करा, 15 जुलाई को एप्लीकेशन फाइल कर दी फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन से वो लायबल हुए रजिस्ट्रेशन ने, वही उनका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहलाएगा। इन केस ऑफ अगर विद इन 13 डे वो फाइल करते हैं, जैसे 15 जुलाई। नाउ इफ द एप्लीकेशन इज सबमिटेड, if application is submit after the 30 day, ये क्या था, within a 30 day, then after 30 days of a person becoming the liable to registration, he shall be deemed to be date on which the registration is granted. Now अब इन्होंने क्या कहा कि अगर आफ्टर 30 डे करते हैं, यहाँ पे 13 जुलाई मान लिया जाए, इन्होंने करा कब, 2 जुलाई को इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, एप्लीकेशन फाइल करी, तो 2 जुलाई को इन्होंने फाइल करी, मगर जिस दिन उन्हें रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, वही हमारा इनका क्या कहलाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आफ्टर 30 डेज करते हैं। नाउ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज अ पर्सन हु occasionally undertaken the transaction involving the supply of goods or service or both in the course or furtherance of business, whether as a principal agent or in other capacity in a state unit territory where he has no fixed place of business. सिंपल, उन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन जो किसी गुड्स या सर्विस का सप्लाई करता हो, जिसका या तो प्रिंसिपल हो या फिर एजेंट हो, किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनिट टेरिटरी में, जहां उसका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, ए मान लिया जाए ए पर्सन है, फुटवेयर डीलर, रजिस्टर इन आगरा। हाँ, रजिस्टर कहाँ, आगरा में। कम फॉर द एग्जीबिशन और आजाद मैदान मुंबई फॉर द पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन, then such person would need to be registered as a casual taxable person at Mumbai and he will be granted registration for maximum period of 90 days. कितने दिन के लिए मैक्सिमम पीरियड, 90 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर भी ध्यान देंगे। मान लिया जाए कि एक फुटवेयर डीलर था जो रजिस्टर है आगरा में, रजिस्टर क्या है, आगरा में रजिस्टर होने के बावजूद भी वो आजाद मैदान एट मुंबई में आते हैं, वो एग्जिबिशन करते हैं अपने फुटवेयर का। तो जब एग्जिबिशन करते हैं, इसका मतलब दूसरे स्टेट से हैं, डिफरेंट स्टेट हैं, इनका फिक्स ऑफ प्लेस मुंबई में नहीं है, तो ये क्या हुए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हुए। अब बात करते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये हमारा पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में क्या होगा, विद इन इंडिया की बात होगी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में आउट ऑफ इंडिया की बात होगी। एनी पर्सन हु occasionally undertake transaction involving supply of good or service or both
whether as a principal agent or any other capacity, but who has no fixed place of business resident in India. Simple. या मैंने कहा विद इन इंडिया, इसका मतलब जो भी पर्सन होगा वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया होगा, विद इन इंडिया होगा, मगर वो काम जो कर रहा होगा किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एज अ प्रिंसिपल या एजेंट वर्क कर रहा होगा फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मगर मगर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में क्या होगा, कोई पर्सन जो होगा आउटसाइड इंडिया का होगा जो इंडिया में एज अ बिजनेस स्टार्ट करा होगा। सो एग्जांपल दे रखा है, अ पर्सन फ्रॉम द पेरिस कम टू participate in the exhibition at the Azad Maidan, Mumbai for the participating in exhibition, then such person would be need to be registered as a non-resident taxable person at Mumbai, and he will be the guaranteed registration generated registration for maximum period of 90 days। तो चीज ये ध्यान देकर चलना है। डेफिनेशन वही रहेगी, बस ये रहेगा कि कहाँ से आ रहे हैं, आउटसाइड इंडिया या विद इन इंडिया की पर्सन की बात हो रही। विद इन इंडिया पर्सन की बात होगी तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, आउटसाइड इंडिया की बात होगी तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होंगे, जैसे यहाँ पे पेरिस लिखा हुआ है। नाउ इफेक्टिव डेट हमने पढ़ लिया। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज। सेक्शन 25 सेक्शन 2 रीड विद रूल 11 ऑफ CGST रूल 2017। Ordinarily, a person seeking registration under this act shall be granted a single registration in state or union territory. However, a person having the multiple place of business in a state or union territory may be granted separate registration for each state such a place of business. सिंपल से मैंने भी कहा था कि अगर एक ही पर्सन है, ए है जिनका बिजनेस मुंबई और दिल्ली दोनों में, तो उन्हें मुंबई के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दिल्ली के लिए भी, दोनों अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। Now, second provision to section 25 section 1, it many also noted that a person having unit in a special economic zone, जिन पर्सन का स्पेशल कोई भी यूनिट है इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, और बीइंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर shall have the apply for the separate registration as distinct from his place of business located outside India, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन द स्टेट और यूनिटेड। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी पर्सन का यूनिट, कोई भी मान लिया जाए यूनिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उन्हें सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा फॉर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सप्लाई फ्रॉम द टाइटल वाटर, where the person make a supply from the territorial water of India, it shall be obtained registration to coastal state union territory where the nearest point of appropriate baseline is located। इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए कि कोई भी पर्सन अगर टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई कर रहा है, टेरिटोरियल मान लिया जाए टेरिटोरियल वाटर है, वो इसी में सप्लाई कर रहा है, तो जो सबसे पास स्टेट, मान लिया जाए गुजरात पड़ रहा है या मुंबई पड़ रहा है, तो जो सबसे पास स्टेट पड़ रहा होगा, सबसे नियरेस्ट स्टेट होगा, वहां पर उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इन द केस ऑफ टेरिटोरियल वाटर। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, अ पर्सन हु इज नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, a person who is not liable for the registration under section 22 or 24 may get himself registered voluntary, and also the provision of this act are applicable to registered persons shall apply to such person। इन्होंने कहा वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब जो पर्सन अभी उसका टर्नओवर 40 लाख या 20 लाख या 10 लाख क्रॉस करा ही नहीं है, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं अंडर सेक्शन 25 सेक्शन 3। नाउ डिस्टिंक्ट पर्सन फॉर ईच रजिस्ट्रेशन, ये हमने पढ़ चुके हैं, वैसे फिर से पढ़ते हैं। एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, कोई पर्सन जिसे जरूरत है कि एक से ज्यादा उसे रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने की जरूरत है, वेदर इन वन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी या फिर मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, shall in respect of each such registration be treated as a distinct person for the purpose of this act। इसका मतलब ये है, उन्होंने मुंबई में भी करवा दी, दिल्ली में भी करवा दी, गुजरात में भी करवा दी, तो जहां जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उस जगह के लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, according to section 25 section 5, whether a person who has obtained or is required to obtain registration in a state or union territory in respect of
an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated establishment of distinct person for the purpose of the सिंपल सी बात कहेगी कोई भी पर्सन अगर कोई भी पर्सन रजिस्ट्रेशन करता है किसी और स्टेट में मगर और उसका जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट किसी और स्टेट में है तो उस स्टेट के लिए ही वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जहां उसने रजिस्ट्रेशन करवाया उस स्टेट के लिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एवरी पर्सन शैल हैव द परमानेंट अकाउंट नंबर सबसे पहले ये होना चाहिए कि उसका परमानेंट अकाउंट होना नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए then issue under the Income Tax Act 1961 in order to eligible for the grant of registration. Simple. Now, authentication process. Every registered person shall undergo authentication or furnish a proof of possession of Aadhaar number. Simple. According to नए ये अभी हाल में ही जुड़ा है ये सेक्शन हाल में ही जुड़ा है सेक्शन 25 सेक्शन 6 से इन्होंने बोला कि कोई जो रजिस्टर्ड पर्सन है जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें अपना ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा या फिर फर्निश करना पड़ेगा प्रूफ पोजीशन ऑफ आधार नंबर इन अ सच फॉर्म एंड मैनर विद इन अ टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड provide that if Aadhaar number is not registered to the registered person, such shall be offered the alternate and the viable means of identification of such manner as government may on the recommendation of prescribe. सिंपल सी बात कहेगी कि अगर वो ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते या फर्निश भी नहीं करते प्रूफ ऑफ आधार तो जो कोई भी नंबर अगर कोई भी नंबर मिलता हुआ आधार कार्ड से रिलेटेड होगा तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट जाती है तो वो भी एक authentication कहलाएगा provide further that in case of failure to undergo authentication or furnish a proof of possession Aadhaar number or the alternative and viable means of identification registration allotted to such person shall be deemed to be invalid अगर मान लिया जाए कि वो ऑथेंटिकेशन भी नहीं करवाते आधार नंबर भी नहीं देते या फिर अल्टरनेटिव वायबल मींस ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी नहीं देते तो मान लिया जाएगा कि वो पर्सन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो इनवैलिड है invalid and other provision of act shall be applied as if such person does not have registration. Analyze. Every existing registered person dealer shall have the get the himself verify with the help of the Aadhaar number or by alternative viable means with the specific time or it shall be deemed to be does not have any registration. उन्होंने कहा कि जितने भी रजिस्ट्रेशन पर्सन हैं जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं वो अपना ऑथेंटिकेशन करवाएंगे थ्रू द आधार नंबर और एनी अल्टरनेटिव वायबल मींस कोई भी और डॉक्यूमेंट जो आइडेंटिफिकेशन करता है उस पर्सन को अगर नहीं करवाते तो वो मान लिया जाएगा कि वो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है सेक्शन 25 अभी हमने क्या पढ़ा सेक्शन 25 6A पढ़ा अब सेक्शन 25 6B on and from the date of notification every individual shall in order to eligible for the grant of registration undergo authentication or furnish a proof of possession of Aadhaar number in such a manner as government may on the recommendation of council specify in such a notification. सिंपल सी बात कहेगी कि जितने भी आधार कार्ड पोजीशन है और रजिस्ट्रेशन है उन्हें क्या करना पड़ेगा जैसे गवर्नमेंट में स्पेसिफाई करेगा उस तरीके से उन्हें वो फाइल करना पड़ेगा ना जो फाइल करना पड़ेगा ये भी पढ़ लेते हैं जो फाइल करना पड़ेगा का एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वो for the fresh registration every individual shall have the authenticate himself with the Aadhaar number अब से 22 जब से स्टार्ट हुआ है मार्च 22 से जब से स्टार्ट हुआ है उन्होंने कहा कि जो भी अब रजिस्ट्रेशन करवाएगा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाएगा उन्हें अपना आधार नंबर देना ही पड़ेगा ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा इन केस आधार नंबर इज नॉट असाइंड टू हिम द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन अ प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन और दूसरा ऑप्शन अगर आधार नंबर नहीं मिलता आधार नंबर नहीं दे पाते हैं तो जो उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड तभी माना जाएगा जब उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो फिजिकली वेरिफिकेशन हो जाए ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बट not later than 16 days from the date of application within a 16 day में जो उनका principal place of business है वो verification होना चाहिए and the verification report along with the other document including the photographs shall be uploaded in GST registration 13 on the common portal within a
15 days working days following the day of such verification। सिंपल सी बात है। और वेरिफिकेशन होने के बाद और भी डॉक्यूमेंट उन्हें अपलोड करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन 13 विद इन 15 वर्किंग डेज। यहाँ पे ध्यान देंगे 15 वर्किंग डेज लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा तो हम वर्किंग डे लेके चलेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 25 सेक्शन 6C की। On and from the date of notification, every person other than individual shall, in order to be eligible for the grant of registration, undergo authentication or furnish a proof of position of Aadhaar number. Karta, managing director, whole time director, trustee, authorized representative, authorized signatory, and such class of person in a such manner government may recommendation। इन्होंने कहा है कि जिस दिन से नोटिफिकेशन आया अदर देन इंडिविजुअल को छोड़ के अगर और भी पर्सन कोई भी एलिजिबल है फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उन्हें भी ऑथेंटिकेशन करवाना है पोजीशन ऑफ आधार नंबर कि न वो करता हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ऑथराइज सिग्नेटरी या कोई भी क्लास ऑफ पर्सन हो। ना प्रोवाइड दैट where such person or class of person have no been assigned Aadhaar number, such person or class of person shall be offered the alternative viable means of identification। अगर मान लिया जाए कि कोई और आधार नंबर नहीं है तो उन्हें कोई और तरीका फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर हमने ये एनालाइज में पढ़ा कि वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, सिंपल। नाउ सेक्शन 25 6D, the provision of section 6A, 6B or 6C shall not apply to such person or class of person or any state or union territory if a part thereof central government में और recommendation of counseling specified by the notification। सिंपल सी बात कहेगी कि सेक्शन 25 6D ये बात करते हैं कि सेक्शन 6A, सेक्शन 6B और सेक्शन C एप्लीकेबल नहीं होगा उन पर्सनों के ऊपर जब सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन पर्सनों को बता रखा है। Registration of non-taxable person according to section 25 subsection 7, notwithstanding anything contained in subsection 6, a non-resident taxable person granted registration under subsection 1 on the basis of such other document as may be prescribed। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे रूल। जब हम पढ़ेंगे रूल 8 से चालू होता है, रूल 58 तक के आसपास, तो हम अभी पढ़ेंगे उसमें हम पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है फॉर द नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की। नाउ registration by proper officer, where a person who is liable to be registered under this act failed to obtain the registration, the proper officer may, without a prejudice to any action which may be taken under this act or under any law for the time being force, proceed to be register such position in a such manner as may be। अगर कहा जाता है कि कोई पर्सन मान लिया जाए लाइबल फॉर द रजिस्टर, मान लिया जाए कि उसका 40 लाख क्रॉस हो गया या 20 लाख क्रॉस हो गया या फिर 10 लाख क्रॉस हो गया, फिर भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है, तो जो क्या होते हैं प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, किसी बिना किसी के नुकसान करे वो रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, वो प्रोसीड ऑफ रजिस्ट्रेशन चालू कर देंगे ऑफ सच पर्सन जिनका हो गया है मगर उन्होंने वो नहीं करवाया, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया मगर क्रॉस हो गया मगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। Now, unique identification number according to section 25 subsection 9, not with anything contained subsection 1, any special agency of United Nations organization, multi-financial institution organization notified under the United Nation Privilege Immunities Act 1947, consultancy, embassy of foreign country, and any person or class of person as may be notified by the commissioner shall be granted unique identification number in a such manner for such purpose, including refund of tax, notify supply of good or service or both received by them as may be prescribed। सिंपल सी बात कहेगी कोई भी पर्सन जो स्पेशल एजेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट हो, ऑर्गेनाइजेशन मल्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड हो, या फिर कोई भी कंसल्टेंसी एम्बेसी और फॉरेन कंट्री हो, या फिर कोई भी पर्सन क्लास ऑफ पर्सन एज अ नोटिफाइड कमिश्नर शैल बी ग्रांटेड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इन अ सच मैनर including refund of tax on the notified supply of good or service or both received by them as may be prescribed। सिंपल सी बात कहेगी कि जितने भी सेक्शन 29 सबसेक्शन 9 क्लोज ए में जितने भी पर्सन दे रखे हैं या फिर कोई भी और पर्सन जो कमिश्नर द्वारा नोटिफाइड करा गया हो, उन्हें अलग से यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। नाउ एनालाइज
Provision of section 25(6)(b) or 6 shall not applicable to any person who is not a citizen of India and class of person as the following class of person: individual, authorized signatory or an staff of managing the authorized karta of Hindu divided family. Now, rejection of grant of unique identification number. The registration of a unique identification number shall be granted or rejected after due verification such manner within such period as may prescribed. जो सेक्शन 25 सब्सेक्शन 9 में हमने यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करा गया था बाय द कमिश्नर, वो कभी भी रिजेक्शन करा जाएगा, कभी भी ग्रांटेड करा जा सकता है. According to section 25 section 11, a certificate of registration shall be issued in a such form and with a such date as may be prescribed. सिंपल सी बात कहेगी, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर आपका फाइल फॉर्म करने के बाद होगा वो इस तरीके से, जैसे अभी पढ़ेंगे कौन से फॉर्म में किस फॉर्म में इशू करा जाएगा. वैसे तो फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6 में इशू करा जाता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. नाउ a registration or unique identification number shall be deemed to have been granted after expiry of period under section 10 if no deficiency has been communicated to applicant within a period. इन्होंने कहा कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो इशू कर दिया जाएगा विदिन अ पीरियड अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती तो. ये जो हमने सेक्शन 25 पढ़ा, सेक्शन 25 पढ़ा, ये हमें अभी हम जो रूल पढ़ने वाले हैं उनके साथ दिमाग में रख के चलना है. जैसे सबसे पहला रूल एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन रूल 8 आया, इसे हमें ध्यान दे चलना है. ठीक है, कुछ चीजें जाके हमें सेक्शन 25 में याद करना पड़ेगा, उसकी चीज याद करनी पड़ेगी. नाउ चलते हैं. फॉर्म की बात आएगी, अब आएगी कुछ फॉर्म की. एग्जाम में आने की इन फॉर्म की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक फॉर्म जरूर आएंगे, फॉर्म नंबर जो होते हैं वो जरूर आएंगे. ठीक है, तो आप क्या करेंगे मैं बताता हूँ. इसमें आप एक चीज जरूर करेंगे, आप हर एक फॉर्म, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, ये फॉर्म दिया. पहले आप एक कॉपी लेंगे, एक नोटबुक लेंगे, उसमें एक पहले लिखेंगे फॉर्म, और फॉर्म के आगे ये लिखेंगे वो किस लिए है, वो किस लिए है. फॉर्म के आगे लिखेंगे वो किस लिए है. ठीक है, तो ये फॉर्म किस लिए होता है, फॉर द सीकिंग रजिस्ट्रेशन. ये फॉर्म क्या होता है, फॉर द सीकिंग रजिस्ट्रेशन. ऐसे करके आप सारे फॉर्म अपने नोटबुक में लिखेंगे. अगर मैं हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वैसे नोट बना के दे दूं हर एक फॉर्म का. ठीक है, वैसे आप हर एक फॉर्म ऐसे बना के उनके सामने, फिर आप किस फॉर्म के लिए, वो फॉर्म किस लिए, ये फॉर्म लिख लेंगे. एग्जाम से पहले क्या होगा कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारे के फॉर्म रिवीजन हो जाएंगे इन अ शॉर्ट फॉर्म. लाओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 according to rule 8 सब रूल 1, एवरी पर्सन अदर देन, किसकी बात कर रहे हैं, एवरी पर्सन अदर देन a non-resident taxable person, a person required to deduct tax at source under section 51, a person required to collect tax under section 52, a person supplying in online information and database access or retrieval service from the place of outside India to non-taxable online recipient. इन लोगों को छोड़ते हुए who is liable to registration under section 25 section 1, every person seeking registration under the section 25 section 3 shall before applying for the registration declare his परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी. इन्होंने कहा कि आप जो रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं उससे पहले आपको कुछ चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेगी. सबसे पहले क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, देन आपका ओरिजिनल मोबाइल नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर से अटैच है, फिर ईमेल एड्रेस जो आपके परमानेंट अकाउंट नंबर से अटैच है, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी in a form number part A of GST registration. Part A GST registration on the common portal either directly or through the facilitate center notified by the commissioner. Simple, समझ आ गया होगा. फॉर्म 1 किस लिए होता है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन 1 किस लिए
होता है। तो आपको ऑनलाइन भी पोर्टल बने या फिर फैसिलिटेट सेंटर जो कमिश्नर द्वारा बनाया जाता है उनके द्वारा भी आप फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 4 चीजें क्या क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और स्टेट और यूनिट जहां पे आपका बिजनेस है, जहां पे आपका बिजनेस है। नाउ एवरी पर्सन बीइंग इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उन्हें अपना एप्लीकेशन जो होता है सेपरेट रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। नाउ अब बात करते हैं रूल 8 सब रूल 2। lay down that verification of detail entered for the registration. Permanent account किस लिए होता है? Validate online by the common portal for the database maintained by the Central Board of Direct Taxes. Mobile number declare shall be verified through the one-time password sent to said mobile number. email भी किस लिए verify through the separate one-time password sent to said email. इन सारा का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रूल 8 सब रूल 3 lay down that successful verification of permanent account number, mobile number and email address, a temporary reference number, क्या temporary reference number shall be granted and communicated to the applicant on the said mobile number and email. ये सारे वैक्यूले क्या क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन सब का वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो हमने पार्ट ए फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 1 में फाइल करा, इन सबका वेरिफिकेशन होने के बाद हमें एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलेगा। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, रूल 8 सब रूल 4 यूजिंग द रेफरेंस नंबर, जो हमें पार्ट ए फॉर्म नंबर जीएसटी 1 में मिला, नंबर करने के बाद एप्लीकेंट सेल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन इन फॉर्म बी ऑफ फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन। हमें रेफरेंस नंबर के यूज करते हुए हम पार्ट बी फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन ड्यूली साइन होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड अलोंग विद द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन द सेड form and the common portal either directly or through the facility center notified by the commission. फॉर्म रजिस्ट्रेशन जो है हमारा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 1 पार्ट बी फाइल करने के बाद ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट इशू होगा, एक डॉक्यूमेंट एक तरफ से कि हमारे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए, हमने फाइल कर दिया डॉक्यूमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट इशू होगा इलेक्ट्रॉनिक इन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 2 में। अब ये फॉर्म नंबर ऐसे आप लिखेंगे किस लिए, एक्नॉलेजमेंट के लिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन हो जाने के बाद वेरिफिकेशन अप्रूवल एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्ड टू द प्रॉपर ऑफिसर shall examine the application and the complying document and if same are found to be in order approve the grant of registration to the applicant within a 3 working day। यहाँ पे क्या है, 3 वर्किंग डे के अंदर वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन आपका अप्रूव हो जाएगा जिस दिन आपने फाइल करी है, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रोवाइड दैट वेयर द पर्सन अदर देन दोज स्पेसिफाइड under subsection 6D of section 25 fails to undergo authentication of Aadhaar number specified in sub rule 4A rule 8, then registration shall be granted only after physical verification of principal place of business in a presence of said person not later than 60 days from the date of application in a such manner rule 25। सिंपल सी बात कहेगी, जिन्होंने रूल सब रूल 4A में ऑफ रूल 8 में अगर डॉक्यूमेंट नहीं, आधार नंबर नहीं दिया है तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन 60 days। Now where the application submit under rule 8 is a found to be deficiency, अगर कोई भी डिफिशियंसी फाउंड नहीं होता तो विद इन 3 days में आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। अगर कोई डिफिशियंसी मिलती है either in the term of any information or any document required to be furnished under the said rule or where the professor officer require any clarification with regard to any information provided in the application or document furnished therewith may issue a notice applicant इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नंबर जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 में। अगर मान लीजिए कोई भी ऑफिसर है जो हमारे एप्लीकेशन को देख रहे हैं, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डॉक्यूमेंट छूटा होता है, नहीं मिलता, तो क्या करेंगे, एक नोटिस इशू करेंगे, नोटिस जो इशू करेंगे रजिस्ट्रेशन 3 में इशू करेंगे विद इन 3 day फ्रॉम
3 working day from the date of submission of application, and application furnish such clarification information document in electronic form number GST registration form में within 7 working days from the date of receipt of intimation। और जब हमें उसे एप्लीकेशन मिल रहा है फॉर द क्लैरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट जो भी, तो हमें उसे जितनी जल्दी हो सके भरना पड़ेगा इन अ फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। नाउ देन उसके बाद where the proper office satisfied with the clarification information document furnished by the applicant, he may approve the grant of registration applicant within a 7 day। अगर जो भी हमने फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जितने भी डॉक्यूमेंट हमने भरे, फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमने जितने भी डॉक्यूमेंट भरे, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो अप्रूव कर देगा आपका एप्लीकेशन विद इन 7 वर्किंग डे। अगर मान लिया जाए व्हेन रिप्लाई इज no reply is furnished by the applicant in the response to notice under subrule 2 within a prescribed period 7 days, proper officer not satisfied with the qualification information document furnished, he shall reason to be recorded in writing, reject such application, inform the applicant electronic form number registration file। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट में या फिर रिप्लाई भी नहीं दे पाता एप्लीकेंट, तो क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल करा है वो कैंसिल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रीजन लिखा जाएगा और रजिस्ट्रेशन फाइल में एप्लीकेंट को बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नाउ if the proper officer failed to take any action within a 3 working day from the date of submission of application or within a 7 working day receipt of clarification information document furnished by application under subrule 2, applicant of grant of residence shall be deemed to be have been approved। अगर विद इन 13 या विद इन 7 डेज, हमने ऊपर भी पढ़ा कि अगर अप्रूव नहीं होता है तो मान लिया जाएगा कि जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका डीम टू बी अप्रूव्ड हो चुका है। नाउ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रूल 10 subject to provision of subrule section 12 of section 25 where the application of grant of residence has been approved under rule 9 सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 6। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन आपका REG06 है, ये कोई भी पर्सन, क्यों ना वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन हो, जो पर्सन डिडक्ट करता हो TDS या फिर कलेक्ट करता हो TDS, जो भी पर्सन है वो कोई भी फॉर्म में एप्लीकेशन भरे, मगर जो उन्हें ग्रांटेड होगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो फॉर्म नंबर रजिस्ट्रेशन 06 में ही होगा। ये दिमाग में रख के चलना है, सिंपल। So in the principal place of business, additional place of business shall be him available applicant common portal good and service tax identifier number, जो हमारा GSTI number shall be assigned to the following format। Simple। Now the registration shall be effective from the date on which the person become liable to registration where the applicant for रजिस्ट्रेशन विद इन 13 डे हमने पढ़ चुके हैं। अगर विद इन 13 डे होता है तो जिस दिन वो लायबल हो जाते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन वो माना जाएगा। अगर आउटसाइड विद इन 13 डे नहीं पढ़ पाते हैं, बियॉन्ड 30 आफ्टर 30 डे करते हैं, तो जिस दिन उन्हें ग्रांट होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, उस दिन से माना जाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट और न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।